अली चचा भी उसके पीछे नीचे उतरने लगे। नीचे पहुंचकर आदित्य ने देखा कि डॉक्टर सक्सेना वहां खड़े थे। उनके हाथ में बंदूक थी, लेकिन डॉक्टर अर्जुन कहीं नजर नहीं आ रहे थे। आदित्य ने हैरत से पूछा, डॉक्टर अर्जुन कहाँ है? तभी जॉर्ज की आवाज सुनाई दी। वो एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ खड़ा था। तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया, आदित्य? आदित्य ने जॉर्ज की तरफ देखा। जॉर्ज ने डॉक्टर सक्सेना की तरफ इशारा किया। डॉक्टर सक्सेना अब मेरे इख्तियार में है। आदित्य को अचानक समझ आया कि जॉर्ज ने डॉक्टर सक्सेना को अपने असर में ले लिया था। वो अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि जॉर्ज के हुक्म पर अमल कर रहे थे। जॉर्ज ने सर्द लहजे में कहा, डॉक्टर सक्सेना, इसे खत्म कर दो। आदित्य ने फौरन डॉक्टर सक्सेना को पुकारा। डॉक्टर सक्सेना, मेरी बात सुने, आप इसके काबू में हैं। मगर डॉक्टर सक्सेना की आंखों में कोई पहचान बाकी नहीं थी। वो आहिस्ता आहिस्ता बंदूक उठाने लगे। जॉर्ज जोर से हंसा। फिर अचानक उसने आदित्य को गौर से देखा। उसके चेहरे पर हैरत उभरी। एक मिनट, वो चंद कदम आगे बढ़ा। अब मुझे याद आया, तुम वही हो ना जो इस रात सोनिया के साथ यहां आया था? आदित्य के चेहरे का रंग बदल गया। जॉर्ज की आंखों में पुरानी यादों की एक खतरनाक चमक आ गई। तुम्हारी बीवी सोनिया? वो मुस्कुराया। मुझे अब भी याद है। उस रात में उसे भूल नहीं पाया था। अगर तुम उसके साथ ना होते तो शायद उस रात उसका अंजाम भी बहुत मुख्तलिफ होता। आदित्य के जहन में भी वो पुरानी रात एकदम ताज़ा हो गई। अब जॉर्ज उसे पहचान चुका था, और आदित्य को भी समझ आ गया था कि ये महज एक इत्तेफाक नहीं था। जॉर्ज ने दोबारा डॉक्टर सक्सेना की तरफ देखा। अब उसे गोली मार दो। डॉक्टर सक्सेना ने बंदूक सीधी की। आदित्य एक कदम पीछे हटा, और उसी लम्हे डॉक्टर सक्सेना के पीछे दीवार पर एक बेहद बड़ा साया नमूदार हुआ। ऐसा साया जो वहां मौजूद हर शख्स पर छा गया। जॉर्ज की मुस्कुराहट अचानक गायब हो गई। उसने आहिस्ता आहिस्ता सर उठाया। उसकी आंखों में पहली बार हकीकी खौफ नजर आया। नहीं, वो चंद कदम पीछे हटा। फिर कांपती हुई आवाज में बोला, टिट 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 ट्रेफन। ट्रिफन का नाम सुनते ही जॉर्ज के चेहरे की सारी खुद एतमादी खत्म हो गई। कमरे की फजा अचानक बदल गई। डॉक्टर सक्सेना के पीछे खड़ा वो देवाहिकल साया आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा, और चंद ही लम्हों में ट्रिफन सबके सामने था। वो बाकी वैम्पायर से कहीं ज्यादा ताकतवर और रौबदार दिखाई देता था। उसकी निगाह पहले जॉर्ज पर पड़ी, फिर डॉक्टर सक्सेना, आदित्य और अली चचा पर। ट्रिफन ने सर्द लहजे में पूछा, जॉर्ज, यहां इंसान क्या कर रहे हैं? जॉर्ज ने फौरन अपनी नजरें झुका ली। ट्रिफन साहब, ये लोग यहां इस लड़की की वजह से आए हैं। ये मुझे खत्म करने आए थे। ट्रिफन ने जॉर्ज को चंद लम्हे खामोशी से देखा, फिर बोला, आज यहां 4 इंसान आए हैं। कल 10 आएंगे, फिर 20, और एक दिन ऐसा आएगा जब हमारी पूरी हकीकत दुनिया के सामने आ जाएगी। उसकी आवाज में गुस्सा साफ महसूस हो रहा था। हम बरसों से इंसानों से दूर रहकर अपनी दुनिया को छुपाए हुए हैं, लेकिन तुम्हारी हरकतों की वजह से हमारी पूरी नस्ल खतरे में पड़ रही है। तुम्हें अपनी रंगीन मिजाजी और अपनी ताकत का इतना गरूर है कि तुम्हें बाकी सब कुछ भूल गया है। कर कहा, मुझे मुआफ कर दे ट्रिफन साहब, मुझसे गलती हो गई। मैं वादा करता हूं आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। ट्रिफन ने सख्त नज़रों से उसे देखा। यह पहली बार नहीं है जॉर्ज, मैं तुम्हें पहले भी कई बार खबरदार कर चुका हूं। फिर उसकी नज़र आदित्य पर पड़ी। और तुम यहां क्यों आए हो? आदित्य ने मजबूत लहजे में जवाब दिया, मैं अपनी बीवी सोनिया के साथ जो कुछ हुआ उसका जवाब लेने आया था। ट्रिफन ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। बस, मुझे बाकी बताने की ज़रूरत नहीं, मैं समझ गया। फिर ट्रिफन दोबारा जॉर्ज की तरफ मुतवज्जा हुआ। जॉर्ज फौरन उसके सामने झुक गया। ट्रिफन साहब, मुझे एक मौका और दे दे।
ट्रिफिन ने सर्द लहजे में कहा, अब तुम्हें एक मौका भी नहीं मिलेगा। तुम वैम्पायर कहलाने के काबिल नहीं रहे। जॉर्ज के चेहरे पर खौफ फैल गया। इसी लम्हे एलन घबराकर आगे बढ़ा और ट्रिफिन के कदमों के करीब जा बैठा। मालिक, नहीं, जॉर्ज साहब को कुछ मत कीजिए। ट्रिफिन ने हैरत से उसे देखा। तुम उसके लिए क्यों खड़े हो? एलन की आंखों में आंसू आ गए। इन्होंने मुझसे वादा किया था कि आज के बाद वो मुझे अपनी दुनिया में ले जाएंगे। उन्होंने कहा था कि मैं वैम्पायर बन जाऊंगा और मेरी जिंदगी बदल जाएगी। ट्रिफिन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आई। जॉर्ज, तुमने उसे भी झूठ बोला? जॉर्ज खामोश रहा। ट्रिफिन ने एलन को समझाते हुए कहा, वैम्पायर बनने से इंसान की शक्ल नहीं बदलती। तुम जैसे हो वैसे ही रहोगे। तुम्हें ताकत मिल सकती है, मगर तुम्हारी ज़ाहिरी शक्ल जादू से खूबसूरत नहीं हो जाएगी। एलन ने आहिस्ता से जॉर्ज की तरफ देखा। उसकी आंखों में दुख और गुस्सा दोनों थे। तो उसने मुझसे झूठ बोला था? जॉर्ज के पास कोई जवाब नहीं था। एलन ने गुस्से में जॉर्ज को धक्का दिया। मैंने अपनी जिंदगी तुम्हारी खिदमत में गुजार दी और तुमने मुझे सिर्फ झूठे वादे दिए। ट्रिफिन ने जॉर्ज की तरफ देखा और कहा, तुम इसी के काबिल थे। फिर उसने फैसला कन अंदाज में जॉर्ज की तरफ कदम बढ़ाया। लेकिन इस लम्हे ट्रिफिन ने जॉर्ज को ख़त्म नहीं किया। उसने सिर्फ इतना कहा, जॉर्ज, तुम्हें अभी अपने किए का हिसाब देना बाकी है। फिर ट्रिफिन ने अदित्य की तरफ देखा। उसकी आवाज़ कदरे नर्म हो गई। अदित्य, मुझे एक मदद चाहिए। अदित्य ने हैरत से पूछा, कैसी मदद? ट्रिफिन ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है। अगर तुम इजाज़त दो तो मैं थोड़ा सा खून ले सकता हूँ। अदित्य ने बगैर खौफ के जवाब दिया, आपने आज मेरी जान बचाई है। अगर मैं आपकी इतनी सी मदद कर सकता हूँ तो मुझे खुशी होगी। ट्रिफिन ने सिर्फ इतनी मिकदार ली जिससे उसकी प्यास बुझ सके, फिर पीछे हट गया। बस इतना काफ़ी है। अदित्य उसे हैरत से देखता रहा। उसके जहन में एक ख्याल आया, शायद हर वैम्पायर जॉर्ज जैसा नहीं होता। ट्रिफिन ने सबको एक आखिरी नज़र से देखा और कहा, अब मुझे अपनी दुनिया में वापस जाना होगा। और फिर वो अंधेरे में गायब हो गया। लेकिन ट्रिफिन के जाने के फौरन बाद अदित्य को अपने अंदर एक अजीब तब्दीली महसूस हुई। उसे ऐसा लगने लगा जैसे किसी खतरे के आने से पहले ही उसका वजूद उसे खबरदार कर देता हो। उसे अपने अंदर एक ऐसी ताकत का एहसास होने लगा जिसका उसे पहले कभी अंदाज़ा नहीं था। मगर उस फतेह की कीमत भी थी। डॉक्टर अर्जुन अपनी जान गिनवा चुके थे और यही उस पूरी कहानी का सबसे बड़ा दुख था। बाद में सोनिया भी अपने माजी के असरात से आज़ाद हो गई। रेड वाइवल रेस्टोरेंट पर छाया हुआ परासरार असर भी ख़त्म हो गया और वो रेड रिवर, जिसके बारे में बरसों तक खौफनाक कहानियां सुनाई जाती रही थीं, दोबारा एक आम दरिया बन गई। यूं एक खौफनाक राज का इख्तिताम हुआ, लेकिन अदित्य जान चुका था कि इस दुनिया में इंसानों की नज़रों से छुपी हुई ताकतें अब भी मौजूद हैं और शायद ये सिर्फ एक कहानी का इख्तिताम नहीं बल्कि एक नई कहानी की इब्तिदा थी।